हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो फिर से आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चे इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें मैं आपको करवा रहा हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया का PYQ। और PYQ करना क्यों ज़रूरी है, आपको मैंने कई बार बताया है कि PYQ आपके रिपीट होते हैं, इसलिए एग्ज़ाम देने से पहले आपको PYQ करके जाना। और PYQ कहाँ से कहाँ तक का करना है बताइए। 2016 से लेकर 2024 तक आपको PYQ करके ही जाना हर हाल में। और मैं आपको ये सारे के सारे PYQ यहीं पे करवाऊंगा। ऑलरेडी मैंने आपके साइंस का PYQ पूरा करवा दिया है। 2016 से लेकर 2024 तक का मैंने वहाँ पे टोटल PYQ करवाया, A to Z क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन जो होते हैं मॉड्यूल में गलत होते हैं, मैंने वहाँ पे वो भी बताया है कि आपके मॉड्यूल में ये आंसर गलत दिए हुए हैं, तो मैंने उसे भी करेक्ट करवाया है, जैसे मैं आपको मैथ्स में करवाता हूँ, आपने देख रहे होगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने 2016 से लेकर 2020 तक ऑलरेडी PYQ कवर कर लिया। डिटेल्ड एनालाइज में आप देख रहे होगे, मैं आपको डिटेल एनालाइज बताता हूँ, कोई शॉर्टकट कोई ये नहीं बता रहा हूँ फिलहाल, है ना। आपको फुली डिटेल बताता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे तो आप PYQ मतलब PYQ करने से क्या मतलब है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो आपके क्वेश्चन बनेंगे। मैथ्स है सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट का खेल है, रट्टा मारने का खेल नहीं है भाई। इसलिए मैं आपको यहाँ पे पूरा डिटेल एनालाइज करवाता हूँ कि इसका क्या मतलब है, क्या है, नहीं है, आप देख रहे होगे। और वीडियो आपको कैसा लगता है आप कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है भाई। तो मैंने 2016 से 2020 तक का PYQ करवा दिया है। आज आपको क्या करवाने वाला, कौन से ईयर का बताओ, 2021 का। और मैं आपको 2021 का भी करवाऊंगा, 22 का भी, 23 का भी, 24 का, मतलब मैं टोटल करवाऊंगा। आज आपको 2 लेक्चर मिलेगा, 2021 का भी मैं दे रहा हूँ, और शाम में आपको मिलेगा 2022 का। फिर नेक्स्ट मतलब कल आपको मिल जाएगा 2023 एंड 2024। उसके बाद मैं आपके लिए लेकर आऊँगा 1 साइड, जिसमें मैं आपको करवाऊंगा टोटल, मतलब कि मैथ्स का पूरा रिवीजन करवाऊंगा, है ना, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन करवाऊंगा वहाँ पे। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट के साथ साथ आपको फॉर्म देखो, यहाँ पे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, मैं उसमें आपको थ्योरी भी इंक्लूड करूँगा। ये सारे सारे उसमें होंगे आपके। 2 लेक्चर लूँगा या 1 लेक्चर लूँगा, इसलिए उसके लिए आपको नोटिफिकेशन की ज़रूरत होगी। आप क्या करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको मैं जैसे वो लेक्चर अपलोड करूँ आप फास्ट देख लो। ठीक है भाई, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, है ना भाई। कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो देखो, 2021 का जो पहला क्वेश्चन था बहुत प्यारा क्वेश्चन था। क्या था वो, अनदर टर्म ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर। सिंपल सा पूछ रहा है कि रेसिप्रोकल का दूसरा नाम क्या है, बताइए दूसरा नाम क्या है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रेसिप्रोकल होता क्या है। देखो, अगर आपसे कभी भी पूछिए रेसिप्रोकल ऑफ ए, इसका जस्ट उल्टा मतलब ऑपोजिट कर देना होता है। नीचे के टर्म को ऊपर, ऊपर के टर्म को नीचे कर दो, सिंपल लैंग्वेज ऐसे ही समझ लो, ये आपका कहलाता है रेसिप्रोकल। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर यहाँ पर समझाया हूँ। अगर आपसे पूछा है अभी रेसिप्रोकल का मतलब पूछा है, कल लोग आपसे ये पूछ सकता है ना कि बताओ रेसिप्रोकल 5 का रेसिप्रोकल क्या है, 2 का क्या है, 3 का क्या, कुछ भी पूछ सकता है कोई, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखो मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बताओ 5 का रेसिप्रोकल क्या है, आपको कुछ नहीं करना होगा। सिंपल सा, जो नीचे नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, अब 1 को ऊपर कर देंगे और 5 को नीचे कर देंगे। मैंने वही किया था, इसका आंसर क्या होगा 5 का 1/5। अगर आपसे पूछता बताओ 2/5 का रेसिप्रोकल क्या है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बताइए भाई, ये हो जाएगा 5/2। मतलब कि मैंने क्या किया यहाँ पे देखो, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में कर दिया और ऊपर वाले को नीचे कर दिया। सिंपल सा, में यही करना है रेसिप्रोकल में। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपको कि बताओ अनदर टर्म, मतलब दूसरा नाम बताओ मुझे रेसिप्रोकल का, तो क्या होता है बताओ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ये आपको स्टार पॉइंट लगा लो इसमें। सेकंड क्वेश्चन है, रेशनल नंबर लाई बिटवीन एनी 2 गिवन रेशनल नंबर। पूछ रहा है कि 2 अगर आपको रेशनल नंबर में दे दूँ, उसके बीच में कितने रेशनल नंबर आ सकते हैं, कितने आ सकते हैं बताओ। काउंटलेस, इन्फिनाइट, जिसके कोई काउंटेबल है, तो 1 2 का तो कोई मसला ही नहीं है, इसके अंदर इन्फिनाइट नंबर आ सकता है ना, इन्फिनाइट रेशनल नंबर आ सकता है। तो जैसे मैं एग्जाम्पल देकर देखो समझा रहा हूँ क्वेश्चन। जैसे मैं एक रेशनल नंबर लेता हूँ 1/2 और दूसरा लेता हूँ 3/4, तो इन दोनों के बीच में कितने आ सकते हैं, मैंने वो थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश किया। जब इन दोनों के बीच का आप रेशनल नंबर निकालोगे, तो इन दोनों का जब एलसीएम वगैरह लोगे तो क्या हो जाएगा, 5/8। देखो 5/8 भी इनके बीच में आएगा, 9/16 भी इसके बीच में आएगा, 11/16 भी इसके बीच में आएगा। उसी टाइप से देखो, अगर ये आपको इसमें समझ में नहीं आया, इसका मैं इसलिए बच्चे को क्या होता है ना कि फ्रैक्शन में समझ में नहीं आते हैं कभी कभी, तो मैं इसे देखो थोड़ा सा मैं पॉइंट में समझाने की कोशिश किया हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं 1/2 को क्या लिख सकता हूँ बताओ, 0.5 लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो। उसी टाइप से 3/4 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, 0.75 लिख सकते हो, है ना, आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं देखो इसके बीच में क्या 0.62, इन दोनों के बीच में दो, यहाँ पे 0.5 है, यहाँ 0.7 है, तो 0.62 कहीं इन दोनों के बीच में ही आएगा ना। ठीक है, तो मतलब ये भी है। उसी टाइप से अगर मैं लिखूँ यहाँ पे
0.56, अगर मैं 0.56 से देखो ये भी इसी के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। उसी टाइप से लिखो मैं 0.68, ये भी इसी के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। इस टाइप से आप लिखते जाओ, इतना लिख लोगे पूरा आपका कॉपी पे 10-20 कॉपी 50 कॉपी ले लो, भर जाएंगे, लेकिन आपका डेसिमल नंबर ख़त्म नहीं होगा। देखो ये मैं तो ये दो टर्म में लिखा हूँ, ऐसे आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बताओ? 0.561, 0.562, 0.563। अगर ये तो आपका 3 टर्म हो गया, आपसे चाहो 4 टर्म में लिख सकते हो, इसलिए ये ख़त्म होगा ही नहीं। तो समझ में आ गया? तो कितने होते हैं? इनफिनाइट, बोले तो काउंटलेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कितना प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है और कितना आसान सा है। इसे सॉल्व करने के लिए बोला है सिंपल सा कि 8x इज इक्वल टू 20 + 3x। इसमें पूछा बताओ x का वैल्यू क्या है। सबसे पहले मैंने देखो यहाँ पे क्या क्या इसका मैं वैल्यू पूरा लिख दिया हूँ। ठीक है, तो इसे सॉल्व करना सिंपल सा, जो आपका तो एक्स टर्म है को एक साथ कर दो और जो एक्स वाला टर्म है नहीं उसको अलग कर दो। तो देखो यहाँ पे इसमें एक्स है इस वाले टर्म में, तो मैंने क्या किया, इस 3x को मैं यहाँ पे लेकर आ गया हूँ। और आपको पता ही है कि इक्वल टू से अगर इधर आता है तो आपका क्या हो जाता है, साइन चेंज होता है। तो ये प्लस है तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, 8x से मैं 3x अगर माइनस करोगे तो क्या होगा बताओ, 5x हो जाएगा इज इक्वल टू 20। तो इसे क्या किया मैंने, देखो x को फिर अकेले टर्म सिंगल कर दो, तो x इसके साथ किसे मल्टीप्लाई में है ना, जब मल्टीप्लाई में होता है तो सिंपल सा देख लो, एक चीज कॉन्सेप्ट मैं बता दूँ मैं आपको, बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज होते हैं यार, है ना। देखो ये इक्वल टू का साइन है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ प्लस और ये इक्वल टू है, ये समझ लो यहाँ पे ये प्लस ये माइनस ये मल्टीप्लाई ये डिवाइड। ठीक, ये सब के सब अभी हैं LHS साइड है ना, LHS। तो बोले तो मतलब कि ये इक्वल टू से ये साइड है LHS में। अगर इसको मुझे ये देखो, ये आपको होता है RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर आप LHS से मतलब कि LHS अगर RHS साइड आप लेकर जाते हो प्लस को, तो ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। उसी टाइप से अगर माइनस को लेकर जाओगे तो उसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसी टाइप से आप मल्टीप्लाई को लेकर जाओगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर इसे डिवाइड को लेकर जाओ तो वहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये साइन चेंज होता है। चाहे तो आप देखो मैंने इधर से इधर लेके गए, अगर आपका यही अगर इधर से इधर भी लेकर जाओगे, LHS से RHS से LHS की तरफ भी लेकर जाओगे, फिर भी आपका साइन चेंज होगा। अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना है ना। बच्चे के ये थोड़ा बेसिक्स क्लियर नहीं होते, इसलिए मैं सोचा आपको बता दूँ। सिंपल से देखो मैंने वही किया, यहाँ पे 5x है ना, यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 20, मैं यहाँ पे x लिखा हूँ, और ये जो 5 है और ये x आपस में किस मल्टीप्लाई फॉर्म में है, और ये 5 को जब उधर जाएगा तो किस में, डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। तो मैंने जब इस डिवाइड के फॉर्म में लिखा और इसको कट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11 इज इतना, देन द मल्टीपल विल बी। क्वेश्चन पूछा है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर है जिसका कि सम आपको गिवन है। सम कितना गिवन है बताओ, सम गिवन है 363, बोले तो 363। ठीक है, ये गिवन है, मल्टीप्लाई किसका होना चाहिए, 11 का मल्टीप्लाई है। अब देखो सबसे पहले एक टर्म आप यहाँ पे समझ जाओ, जो कंसेक्यूटिव मतलब होता है, इसका मतलब होता है लगातार आने वाला टर्म है। जैसे कि क्या है, 11 12 13 14 15 लगातार टर्म है ना, तो ये लगातार टर्म होता है कंसेक्यूटिव का मतलब। तो हमें तो वो नंबर नहीं पता। ठीक है, तो अब वो 3 कंसेक्यूटिव नंबर को आप कैसे मानो, लेट 3 कंसेक्यूटिव नंबर भी है। देखो 11 दिया है तो 11 से ही सब चीज़ करना मुझे, क्यों कहीं और नहीं जाना। अगर यहाँ पे 10 देता तो हम 10 के अकॉर्डिंग बनाते, कुछ भी जो देगा उसके अकॉर्डिंग बनेगा क्वेश्चन। सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस आपको थोड़ा बहुत ये सब चेंज कर देता है वहाँ पे, है ना। तो मैंने क्या किया देखो, लेट 3 कंसेक्यूटिव भी, पहले सबसे पहले देखो माइनस करना है x माइनस 11, उसके बाद x करना है, फिर x प्लस 11। मैंने देखो क्या किया, एक में माइनस किया हूँ और लास्ट वाले को प्लस किए हैं और बीच में कुछ नहीं किए, जिस सिंपल सा x लिख दें। ठीक, आपको यही करना है, ये आपका मतलब एक कंसेप्ट है, ये आपका एक तरीका है ना, एक स्टेप है, ये स्टेप आपको फॉलो करना ही करना है, नहीं तो आपके आंसर गलत आ जाएंगे। तो ये काम आपको सबसे पहले करना है, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको नज़र आ जाए तो। ये काम मैंने कर दिया। अब देखो क्या करना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव, ये जो 3 कंसेक्यूटिव हम नंबर माने हैं तो इसका सम कितना दे रखा बताओ, 363। ये तीनों को क्या किया, सिंपल सा लिख दिया यहाँ पे देखो, x माइनस 11 प्लस x प्लस 11। तो इनको आप सॉल्व करोगे, जब इनको सॉल्व करोगे देखो प्लस 11 माइनस 11 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, x प्लस x 3x बचा इज इक्वल टू 363। अब इस 3 से ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 to 1, तो x का वैल्यू आपका क्या निकला है, 121 निकला है। अगर 121 आते ही आप इस वाले टर्म को कट कर सकते हो, इसमें 121 का एक भी वैल्यू नहीं है। ठीक, अब आते हैं फिर यहाँ पे देखो x का वैल्यू निकला है,
लेकिन मुझे नंबर चाहिए। तो अगर इसमें देखो, इस बार मैंने पहला को माना था x माइनस 11, तो x के बदले में क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ पे 121 निकाला ना, तो इसके बाद में 121 लिख दो और फिर माइनस 11 कर दो, क्या हो जाएगा 110। ठीक, तो मतलब एक आपका हो गया 110। अब 110 देखो, इस वाले में 110 नहीं, इसे कट कर दो, तो दो ऑप्शन आपका कैंसिल हो चुका है। तो 121 तो चलो ठीक है। अब यहाँ देखो 121 में प्लस 11 करना है, तो 121 x के बदले में 121 लिखेंगे और जो आपका 11 अब जो दे रखा है 11 कर देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा 132। तो 132 देखो, इसमें 132 नहीं है, तो आपका क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। देखो 110, 121, 132, 110, 121, 132, ऑप्शन नंबर बी। बस आपको स्टेप पता होना चाहिए इसमें करना क्या है। सिंपल सा पहला स्टेप आप ये करना और दूसरा स्टेप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू को सम कर दो और आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है कि व्हेन द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल अपीयरिंग इन द एक्सप्रेशन इज 1। सिंपल सा पूछ रहा है कि अगर मैं आपको एक एक्सप्रेशन दे दूं, है ना, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दूं और उसका हाईएस्ट पावर कितना होगा 1 होगा, तो मैं उसे क्या बोलूँगा। ठीक, देखो सिंपल, ये मैंने एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश किया। अगर मैं आपको दे दूँ 3x + 5, ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो पावर क्या है 1 है, तो सिंपल सा है। तो पूछ रहा है कि अगर उसका वेरिएबल के ऊपर पावर 1 हो तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बताओ, उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। इज अ लीनियर इक्वेशन, मे नोट भी नहीं, मे भी नहीं, कन्फर्म उसको 110% उसको क्या बोलते हैं बताओ, लीनियर इक्वेशन ही बोलते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पावर देखो 1 पूछा है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है यार, कितना प्यारा क्वेश्चन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ राइट एंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। पूछ रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके अंदर राइट एंगल कितना बनेगा, कितना बनेगा बताओ। देखो सबसे पहले इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका एक एंगल 110% आपका क्या होगा, राइट एंगल होगा। तो ये आपका देखो मैंने राइट एंगल बनाया है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें तो ये एंगल तब क्या होता है 90 डिग्री होता है। अब बताओ अगर एक आपको तो 90 डिग्री आपको पता होता है पहले से, क्या ये दोनों आप क्या 90-90 लिखोगे, नहीं यार 90-90 क्यों लिखेंगे। तो क्योंकि हमें पता है तो ट्रायंगल का पूरा तीनों एंगल का सम ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बताइए, सम ऑफ ट्रायंगल होता है 180, मतलब कि तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। अगर यही आपका अकेला 180 डिग्री आ गया, सॉरी अकेला ही 90 डिग्री आ गया, बाकी रिमेनिंग मिला के आपको 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब क्या कि ये भी 90 डिग्री से कम होगा, ये भी 90 डिग्री से कम होगा। इसका सिंपल सा मतलब याद कर लो कि राइट एंगल ट्रायंगल में सिंपल सा आपका एक ही राइट एंगल होता है। तो इसमें 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 0 दे रखा है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी होगा। तो इसमें आंसर क्या होगा, इसका एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, बाकी 2 होता है एक्यूट एंगल। इसमें आप क्या लिख लो, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक और, इसके अंदर होगा एक राइट एंगल, राइट एंगल हो जाएगा, और आपका 2 हो जाएगा एक क्यूट एंगल। क्यूट क्यूट बोले तो क्या होता है बताओ, राइट एंगल से छोटा, मतलब लेस देन 90 डिग्री, उसको बोलते हैं एक क्यूट। क्यूट मतलब बच्चा, बच्चा छोटा छोटा बच्चा होता है ना क्यूट सा, इसलिए आप याद कर लो कि 90 डिग्री से अगर कम हो जाए तो वो आपका एक क्यूट एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री से ज़्यादा होता है तो ऑब्टयूज एंगल होता है, और इक्वल टू 90 डिग्री होता है तो उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। क्या मैं लिख दूँ इसे एक बार, समझ में आ गया हुआ है ना। चलो थोड़ा सा लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं देखो यहाँ पर 90 डिग्री लिखूँ, अगर ये आपका कहलाता है क्या राइट एंगल, राइट एंगल। अगर आपका इससे ज़्यादा हो जाए, सपोज़ कि आपका 90 डिग्री से मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ 120 डिग्री, तो ये आपका क्या हो जाएगा ऑब्टयूज एंगल। अगर इससे कम हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा एक क्यूट एंगल, है ना, लिख लेना यार, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, ये भी बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो ए पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड आर इक्वल। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि एक पैरेललोग्राम है जिसका कि सारा साइड क्या है इक्वल है, तो बताओ वो क्या होगा, वो स्क्वायर होगा, रोम्बस होगा, रेक्टेंगल होगा। सिर्फ एक ही कंडीशन दे रखा है ना, एक ही जो कंडीशन दे रखा है उसी अकॉर्डिंग हम सिर्फ साइड का कंडीशन दे रखा है, हम बस साइड ही देखेंगे। अब आते हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर के बारे में आपको पता होता है कि इसका ऑल साइड क्या होता है इक्वल होता है, एंड ऑल एंगल आर इक्वल। चलो मतलब मेरा कंडीशन क्या ऑल साइड है ना, तो ये वाला तो मेरा फुलफिल है, मतलब ये तो होगा। ठीक, देखो स्क्वायर का मैं आपको डायग्राम बनाकर दिखा दूँ। ये आपका स्क्वायर का डायग्राम होता है, इसमें पता है कि इसका सारा साइड क्या होता है इक्वल होता है, और ऑल एंगल भी इसके इक्वल होते हैं। तो और ये सारे के सारे एंगल का वैल्यू क्या होता है बताओ 90 डिग्री, कहे तो राइट एंगल होता है। कल लोग आपसे ये भी पूछ सकता है कि स्क्वायर का सारा एंगल का वैल्यू क्या होता है बताओ, ऑल एंगल क्या होते हैं उसके 90 डिग्री होते हैं। अब आते हैं रोम्बस पे। रोम्बस का देखो ऑल साइड आर इक्वल, रोम्बस भी कुछ आपका ऐसा दिखता है ना, ये आपका रोम्बस है। तो इसके भी क्या होते हैं, सबके साइड तो सबके इक्वल होते हैं, लेकिन बट इसमें याद रखना है इसका एंगल इक्वल नहीं होता है, ऑल एंगल आपस में इक्वल नहीं होता है।
लेकिन मेरा कंडीशन क्या है, ऑल सिर्फ साइड के बारे में पूछा है ना, तो इसका ऑल साइड तो इक्वल है, तो आपका बी भी होगा। अब आते हैं रेक्टेंगल। आपको देखो रेक्टेंगल कुछ ऐसा दिखता है ना, रेक्टेंगल कुछ ऐसा दिखता है। इसमें देखो ये साइड तो अपोजिट साइड, इसमें क्या होता है, इक्वल होते हैं। ये दोनों आपस में तो बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन इसमें क्या ऑल साइड बराबर है, नहीं, ऑल साइड बराबर नहीं है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन मेरा नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो रोम्बस भी आता है एंड स्क्वायर भी आता है। कल अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है ऑल साइड आर इक्वल एंड ऑल एंगल आर इक्वल, तो आपको क्या देना है, स्क्वायर देना है। अगर पूछे आपसे ऑल साइड आर इक्वल बट ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल, तो क्या हो जाएगा, रोम्बस। पूछेगा अगर आपसे ऑल साइड आर इक्वल एंड ऑल एंगल आर इक्वल, है ना, सॉरी अपोजिट साइड आर इक्वल एंड ऑल एंगल आर इक्वल, तो आपसे क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। देखो एक चीज़ और इसमें एक लॉजिकल चीज़ जान लो, अगर बहुत अगर डीप पूछेगा, जैसे यहाँ पे ऑल साइड का सिर्फ एक कंडीशन दिया ना, अगर यहाँ पे सिर्फ पूछता कि ऑल एंगल का बताओ, जिसमें ऑल एंगल क्या है, इक्वल है, तो इसमें बताइए क्या क्या होगा। तो ये वाला क्वेश्चन पूछता, अगर पूछा जा सकता है ना, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मान लो इसको। अब अगर पूछेगा ऑल एंगल आर इक्वल, तो ये वाला अगर कंडीशन आपसे दे दे तो बताओ इसके अंदर क्या क्या आएगा। देखो ऑल एंगल तो स्क्वायर तो आएगा, पहला क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और देखो रोम्बस क्या, ऑल एंगल, ये जो रोम्बस होता है क्या उसका ऑल एंगल इक्वल है, नहीं, ऑल एंगल आर नॉट इक्वल, तो ये तो नहीं होगा। लेकिन आपका रेक्टेंगुलर क्या होता है, ऑल एंगल आर इक्वल। अगर ये वाला कंडीशन देता तो इसमें आपका क्या क्या ऑप्शन होता बताइए, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल होता। अगर ऑल एंगल आर इक्वल पूछता, ये दो क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बहुत प्यारा सा है, व्हाट इज पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, तो आपका कहलाता है पिक्टोग्राफ। अगर आपसे पूछे व्हाट इज बार ग्राफ, तो बार ग्राफ क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग बार, से आपका होता है बार ग्राफ। ठीक, ये दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली इफ ईच हैज़ अ अकरिंग चांस ऑफ। सिंपल से पूछ रहा है कि आउटकम आपका क्या होना चाहिए, इक्वली लाइकली होना चाहिए, मतलब आउटकम होने की संभावना क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो बताओ उसकी क्या क्या चांस है, उसके लिए वो चांस होने के लिए आपका जो है मतलब क्या होता है, बताओ आउटकम आपका क्या होना चाहिए, बताओ सेम होना चाहिए। देखो सिंपल से इसका एग्जाम्पल से समझ में आते हैं सारे क्वेश्चन। आप एक कॉइन लो, उसे टॉस करो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड अ टेल, आप जानते हो ना कॉइन के अंदर दो चीज़ होते हैं, एक हेड होते हैं, एक टेल होते हैं। लेकिन आप जब उसे टॉस करोगे तो दोनों चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या हाफ हाफ होती है ना। आपको पहले से ये तो देखो, पहले से क्या डिसाइड होता है कि आपका हेड आएगा टेल आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे चांस होता है, चांस है तो प्रोबेबिलिटी हेड आने की भी चांस हाफ होती है एंड टेल आने के चांस भी हाफ होती है। मतलब वो दोनों क्या होता है आपस में, दोनों की चांस क्या होती है बताओ, सेम होती है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें देखो बहुत सारा लॉजिक वगैरह इसके अंदर लगेगा। तो इसमें आपका जो आंसर दे रखा है ऑप्शन नंबर इसका होगा डी, ठीक है। इसमें देखो लॉजिक इसमें क्या है, देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जब इसका मॉड्यूल देखो तो इसका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, लेकिन इसका ऑप्शन होगा बी। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत रेयर केस में आते हैं, ठीक है, इसलिए इसमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। ये थोड़ा आपका मतलब एनालिटिकल टाइप का, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें देखो 6 कितने डिजिट है, 4 बार 6 हैं, और आपसे पूछा है कि अगर यही 6 आपका 5 बार 6 हो जाए तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसमें सिंपल सा देखो एक पैटर्न इसमें फॉलो होता है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 बार 4 है, और आपका 8 है, 3 बार 1 है, 9 बार, तो 9 फिक्स होता है इसमें, ठीक है। आपके हो जाएंगे कितने, 3 2 5 5 5 ठीक सेम टू सेम, लेकिन इसमें 8 बढ़ेगा। 8 क्यों बढ़ेगा, क्योंकि एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को फॉलो करना। आपको इतना एडवांस लेवल पर नहीं जाना है, सिंपल सा इसका देखो ऑप्शन नंबर इसका है डी होगा। अगर मैं उसे बताने बैठूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिलहाल आपको इसकी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, इसलिए इसमें ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। तब लेकिन आपको जो मॉड्यूल है उसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है वो आपका गलत है, तो इसका ऑप्शन है डी, ठीक। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कुछ पूछा है, स्क्वायर रूट इज अ इनवर्स ऑपरेशन ऑफ। देखो सिंपल सा पूछा है कि स्क्वायर रूट जो होता है, स्क्वायर रूट वो किसका इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, बताओ स्क्वायर का होता है ना, स्क्वायर रूट होता है। देखो आपसे अभी ये पूछा है कि स्क्वायर रूट जो होता है वो किसका इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, बताओ, वो होता है रूट का होता है, सॉरी वो स्क्वायर का होता है। उसी टाइप से आपसे कल का पूछेगा, बताओ क्यूब रूट जो होता है वो किसका इन्वर्स होता है, बताओ, वो आपका होता है क्यूब का। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, बहुत प्यारा सा यार, आराम से छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, द स्क्वायर ऑफ -9, है ना, सिंपल सा है। देखो अगर आप कभी भी माइनस में देखो -9 दे रखा है तो इसमें बच्चे क्या होते हैं ना, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, माइनस वाला टर्म देख के डर जाते हैं। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। आपको सिंपल सा क्या करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, चाहे वो
क्यूब पूछे या स्क्वायर पूछे, अभी मैं दोनों एक बार एग्जांपल लेके बता दूँ आपको माइनस वाला, क्योंकि माइनस में बच्चे डरते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपल सा -9 लिखो, उसका क्या पूछा, क्या स्क्वायर पूछा है, तो उसमें स्क्वायर लगा दो। स्क्वायर का मतलब कि ये टर्म आपको कितने बार लिखे जाएंगे, 2 बार लिखे जाएंगे, तो मैंने ऐसे 2 बार लिख दिया। आपको पता है कि 81 आता है, लेकिन माइनस और प्लस के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक। तो -9 इंटू -9, और आपको ये भी पता है कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, बताओ, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो आपका आंसर तो प्लस में आएगा, तो आप सबसे पहले इसे करोगे माइनस इंटू माइनस प्लस, तो माइनस वाले टर्म को कट कर दो, तो आपका प्लस में आंसर आएगा। तो और आपको पता है 9 इंटू 9 क्या होता है, 81, तो आप 81, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, ए आएगा। तो इसलिए आपको जब भी माइनस वाला टर्म है ना, उसे आप एक्सपेंड कर दो। अगर यहीं पर आपसे पूछता ये क्वेश्चन कि बताओ क्यूब ऑफ -9, देखो क्या करेंगे, क्यूब ऑफ -9, तो बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, इसलिए मैं आपको स्क्वायर बता रहा हूँ और साथ के साथ क्यूब भी बता रहा हूँ। तो इसको आपको क्या करना, सिंपल से -9 इंटू -9 3 बार ऐसे लिख लो, क्यूब का मतलब 3 बार, तो 3 टाइम्स इसको लिख लो। जब 3 टाइम्स अब लिखोगे तो सबसे पहले दो टर्म का पेयर, 2 टर्म को पहले मल्टीप्लाई करिए। तो देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, 9 इंटू 9 क्या हो जाएगा, 81, ठीक। उसी टाइप से और मल्टीप्लाई क्या है बताओ, -9, फिर इसको जब 9 को किससे, 81 को आप किससे मल्टीप्लाई करो, 9 से करो, तो बताओ क्या होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 9 1 जा 9, 9 72 है ना, 729। तो इसका आंसर किस में आएगा, देखो माइनस में आया है, लेकिन जब इसको आप स्क्वायर करो तो आंसर किस में आ रहा, प्लस में आ रहा है। तो इसलिए कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो इसे आप पेपर लोगे, पेपर में उसे लिखोगे, फिर इसे सॉल्व करना, ठीक। 13 देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इसमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ भाई कि आप क्यूब रूट जो है वो 2 से लेकर कम से कम 20 तक याद कर लो, स्क्वायर आप कर लो 2 से लेकर 30 तक, इतना आपको याद करके जाना है एग्ज़ाम हॉल में, आपको उसी की कसम है ना, सीरियस वाला कसम दे रहा हूँ, मजाक हो रहा नहीं। तो पूछा इसमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये तो परफेक्ट क्यूब है, 1 जो है, 2 का देखो 8 भी, 2 का अगर क्यूब करो तो कितना आता, 8 आता, मतलब ये भी है। अगर मैं 3 का क्यूब करूँ तो कितना आता, 27 आता, लेकिन आपने 9 वाला कोई ऐसा क्यूब नहीं देखा है, तो आपसे पूछा कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी बी हो जाएगा ना, तो आगे पीछे लिखा चला गया, तो ऑप्शन नंबर इसका है बी। 14 देखो क्या है, 14 कह रहा है कि द नंबर ऑफ डिजिट इन अ क्यूब रूट, पूछा है कि नंबर ऑफ डिजिट बताओ इन अ क्यूब रूट ऑफ 6 डिजिट नंबर। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ डिजिट कभी भी पूछे आपसे तो आप लगा देना, नंबर ऑफ डिजिट इज इक्वल टू टोटल डिजिट ऑफ नंबर बाय 3। तो इसका एक मिनट को मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, येलो ले लेता हूँ, है ना, सही है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या लगा, नंबर ऑफ डिजिट इज इक्वल टू टोटल डिजिट ऑफ नंबर, मतलब टोटल डिजिट ऑफ n बाय 3। n क्या है, क्यूब रूट ऑफ नंबर, क्यूब रूट मतलब कि आपसे कितना डिजिट का पूछा गया है। तो सिंपल सा देखो इसमें क्या क्या हूँ मैं, नंबर ऑफ डिजिट का फॉर्मूला लगाया, और टोटल डिजिट किससे पूछा गया था, 6 के बारे में पूछा गया, तो ऊपर 6 से लिख दो और डिवाइड कर दो 3 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका है बी। इसलिए इस फॉर्मूला को याद कर लो, बहुत ही प्यारा सा है, इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है यार, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं गीता दीदी के पास। गीता दीदी क्या कह रहे हैं कि गीता सेव्स 400 रुपया, है ना, हर सैलरी। वो गीता एक लड़की है जो कि अपने सैलरी से 400 रुपया क्या करता है, सेव करती है, ठीक है। इफ़ दिस इज़ 10% हर सैलरी, तो ये जो जितना सेव कर रही है, ये जो अपने उसको सैलरी जितना मिल रहा, मुझे सैलरी का नहीं पता, आज गीता दी का सैलरी पता करते हैं कितना है, ठीक है, कितना कमाते हो आप, सर पता तो करता हूँ आज। तो कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है कि वो जो सेव जो करती है ना, वो कितना से सेव करती है, जितनी भी उसकी सैलरी है उससे वो 10% अगर वो सेव करे तो उसके पास कितने पैसे आते हैं, 400 पैसे, 400 रुपये आते हैं, ठीक। आपसे पूछा बताओ उसका सैलरी क्या है, तो सैलरी चलिए निकालते हैं गीता दीदी का, क्या दिक्कत है ना। तो मुझे तो सैलरी नहीं पता है, उससे पूछना नहीं है, नहीं बताएगी भाई, है ना, नहीं बताएगी, उसे बताना भी नहीं चाहिए भाई, क्यों बताया यार उसकी, ठीक। चलिए सर, चलो देखो क्या है कि सबसे पहले उसका हम उसके सैलरी को क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। लेट द सैलरी ऑफ गीता को क्या माने, एक्स माने, ठीक। एक्स को याद नहीं करना होता है यार, कितनी बार बताऊँ, क्यों एक्स के बारे में चक्कर में पड़ जाते हो, है ना, आगे बढ़ो ज़िंदगी में भाई। तो एक्स को लेट द सैलरी भी एक्स माने हैं, ठीक। अब क्या पूछा, क्वेश्चन कह रहा है 10% ऑफ हर सैलरी, तो आपने उसके सैलरी को क्या माना है, एक्स माना है। अब यहाँ आ जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10% हर सैलरी, तो 10% क्या परसेंटेज हटाओगे तो 100 आएगा नीचे, तो 10/100। उसके सैलरी को आपने क्या माना है बताओ, एक्स माना है, तो एक्स कर दो, और इक्वल टू कितना हो, उसका सैलरी कितना है, वो जो 10% कितना है उसके सैलरी का था 400 रुपया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने दे रखा है। तो सिंपल सा है, इक्वल टू 400 कर दो, और यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, तो एक्स को सिंगल करो,
10 जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 400 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा 4000। बिता दी का सैलरी कितना बताइए 4000 रुपये उसका सैलरी है भाई, है ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन प्यारा सा है, एस टी मीन से क्या होता है बताओ, सेल्स टैक्स, है ना, सेलर नहीं सेल्स टैक्स। ऑप्शन नंबर है बी। 17 का देखो बच्चे, देखो ये सब थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मान लो, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आपसे सब पूछा है कि द कॉन्स्टेंट टर्म इन द एक्सप्रेशन इज 3 + 5x² + 4x। ये आपको दे रखा है। उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, अगर कोई भी टर्म ऐसा गिवन हो ना, तो उसमें जो वेरिएबल होता है, ये आपका जो है ना, जो आपका क्या होता है वेरिएबल होता है, वो क्या होता है एक्स वाई जेड। अगर ए बी सी डी कोई भी अल्फ़ाबेट अगर वर्ड लिखा हुआ हो जाए, समझ जाना कि वो आपका क्या है वेरिएबल है। बाकी जो आपका कांस्टेंट टर्म होता है वो क्या होता है, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 100 लाख करोड़ तक लिख लो, तो आपका क्या होता है कांस्टेंट टर्म में होता है। तो वेरिएबल को समझो सिंपल सा क्या होता है, आपका जो एक्स वाई जेड लिखा हुआ होता है ना, आपकी एक्स आपकी वाई आपकी जेड, ये सारे के सारे क्या वेरिएबल होते हैं, चेंज होते रहते हैं ना, एक्स तो वो चेंज होती है। अब देखो उसी टाइप से कांस्टेंट टर्म में क्या है, कांस्टेंट है 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे क्या है कांस्टेंट टर्म है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है बताओ इसमें से कितने कांस्टेंट टर्म है। बच्चे क्या करते हैं ए लगा कर निकल लेते हैं, नहीं देखो क्या पूछा है, सिर्फ कांस्टेंट नहीं पूछा है, कांस्टेंट टर्म पूछा गया है। इसीलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन को बहुत गौर से पढ़ो। और आपको पता है कि आपका जो टर्म जो डिवाइड होता है, मतलब टर्म को जो हम लोग अलग अलग करते हैं वो किसके बेसिस पे करते हैं बताइए। मैंने इससे नेक्स्ट लेक्चर में बताया था, मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था, वो प्लस और माइनस के हिसाब से आपका टर्म अलग अलग होता है। तो इसके अंदर कितने टर्म हैं बताइए, एक टर्म है आपका 3, तो वो ये प्लस आ गया ना बीच में, तो मतलब ये टर्म को अलग अलग कर रहा था, एक टर्म 2 टर्म 3 टर्म, इसमें टोटल 3 टर्म है। और पूछा है कि बताओ इसमें से कॉन्स्टेंट टर्म कौन सा है, तो कॉन्स्टेंट टर्म कौन सा बताओ। इसके अंदर तो वेरिएबल भी आ गया, क्योंकि एक्स है, इसके अंदर भी एक्स है, तो इसके अंदर भी वेरिएबल आ गया, तो इसके अंदर कोई एक्स नहीं है, तो मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 3। इसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट के कांस्टेंट टर्म पूछा है, कांस्टेंट नहीं पूछा है। अगर यहाँ पे अगर टर्म नहीं वर्ड होता ना, अगर यहाँ पे सिर्फ पूछता बताओ इसमें से कांस्टेंट क्या क्या है, फिर तो आपका हो जाता ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आपसे पूछा है कांस्टेंट टर्म में क्या है, तो टर्म में अगर पूछा है तो आप टर्म को पहले अलग अलग करेंगे, फिर उसमें से देखेंगे कि आपका कौन सा कांस्टेंट है कौन सा वेरिएबल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए डी। समझ में आ गया, ये वाला क्यों नहीं होगा, अगर टर्म वर्ड यहाँ पर नहीं आता तो आपका होता है क्या ए होता है, लेकिन यहाँ पर टर्म दे रखा है इसलिए आपका हो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम, यार ये तो 5+ के बच्चे पढ़ते हैं, ये सब सिंपल सा है। इसमें से इसको माइनस करो तो कितना हो जाएगा, तो a + b - a - b, सिंपल से आप सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो a से a कैंसिल, तो क्या बचा 2b, ऑप्शन नंबर है सी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है, गिव द आपको एक्सप्रेशन देखो, ये लेने क्वेश्चन है, कितना कितना यार हम क्या है कदरदान मेहरबान कुछ ऐसा ले लो। तो ऐसे हैं आपके एग्जामिनर साहब कि चलो भाई आपको मैं कोई इक्वेशन नहीं दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, आप मुझे छोटा सा इक्वेशन बना के दे दो, बस आपको नंबर ले लो, नंबर लो, सिलेक्शन लो, घर जाओ, है ना, फिर से आओ रहने के लिए। पूछा एक्सप्रेशन मुझे बताओ कि 5 टाइम्स ऑफ y टू विच 3 इज़ एडेड। टाइम्स का मतलब क्या होता है इसमें कि मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और 5 का आपको पता है, तो आपको क्या बोला 5 × x, मतलब इसका ये है ना, इसका टाइम्स का मतलब क्या समझना है मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 × y, है ना, 5 × y। तो इसको 5 × y को आप क्या लिख सकते हो 5y लिख सकते हो। ठीक। अब क्या कह रहा है टू विच 3 इज एडेड, इसके अंदर मैं क्या ऐड कर रहा हूँ 3 ऐड कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 5y + 3। तो ऑप्शन नंबर देखो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर है बी। क्या वीडियो आपको पसंद आ रहा है, सॉल्यूशन कैसा लग रहा है यार कमेंट करके बता दिया करो, शायद अच्छा लग रहा है ख़राब लग रहा है ना। इस बार मैं कोशिश करूँ थोड़ा सा स्पीड, बोलने की स्पीड को थोड़ा सा कम करने का, है ना, क्योंकि मुझे लगा है कुछ ज़्यादा ही फास्ट बोलना बच्चे को समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे, इसलिए मैं थोड़ा सा नॉर्मल में पढ़ा रहा हूँ। आपको ये स्पीड अच्छा लग रहा है कि मैं इससे पहले जो 2 लेक्चर आपको दिया उसमें थोड़ा सा स्पीड मेरा ज़्यादा था, क्योंकि मैं सोच रहा था कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट कवर करें। हाँ, लेकिन ये आपका बहुत ही आसान सब क्वेश्चन है, इसलिए मैं सोचा आराम से बच्चों को समझाते हुए पढ़ा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल सारे क्वेश्चन है, इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह यूज़ हो नहीं रहे, है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ हर जगह। तो आपको कैसा लग रहा है तो वीडियो ज़रूर मुझे बताओ यार, है ना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो तब इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत चीज़ आने वाला है। और मैं चाह रहा हूँ कि मैथ्स का 1 शॉट लूँ, क्या आपको 1 शॉट चाहिए मैथ्स का बताइए, इसी टाइम मैं आपको है ना क्वेश्चन लगाऊंगा और आपको मैं टोटल चैप्टर को मैं रिवाइज़ कराऊंगा 1 लेक्चर या 2 लेक्चर में। ठीक है, कम टाइम में करवाऊंगा। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करना है सर मुझे 1 शॉट चाहिए, तो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपके लिए लेक्चर लेके 110% आऊँगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है, इफ़ x - y = 8 एंड xy = 12,
पूछा है बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या मतलब है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक आइडेंटिटी लगाना होता है। इसको मैं आपको दो टर्म में करना सिखाऊंगा। तो पहला देखो टर्म क्या है, आपसे क्या पूछा है। देखो तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको एक आइडेंटिटी याद आना चाहिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर या ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इन्हीं दोनों टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं दो फॉर्मूले से इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये अब मैं इसमें ए माइनस बी लगाऊँ या ए प्लस बी लगाऊँ, ये कहाँ से डिसाइड होता है। ये यहाँ पे देखो इफ़ कंडीशन गिवन है, जो कंडीशन गिवन होता है उसको सिंपल सा लिख लो। क्या गिवन है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है 8 है। तो अब बताओ कि इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक, तो इसमें सिंपल सा क्या करो, एक्स माइनस वाई में आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। जब स्क्वायरिंग आप बोथ साइड करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर। अब देखो ये कुछ ए माइनस बी का होल स्क्वायर टूटा क्या, ए माइनस बी, एक्स को ए मान लो वाई को बी मान लो, तो क्या हो गया ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर। क्योंकि हमने दोनों साइड, आप कभी भी देखो मैथ का एक सिंपल सा रूल होता है, अगर आपको ये इक्वल टू साइन है ना, ये सपोज देखो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, जैसे मैं अगर 3x इज इक्वल टू 4y लिखूँ। अगर मैं चाह रहा हूँ, मैं अगर देखो अगर यहाँ भी मैं क्या करूँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस साइड 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये मैथ का रूल है। क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों साइड इक्वल है तो आपको पता ही, चाहो तो इसको कट कर दो। कोई चेंज आया क्या, नहीं आया। इसलिए कभी भी अगर आप अपने तरफ से कुछ भी ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, जोड़ करो, घटाव करो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, रूट, स्क्वायर, कुछ भी करो, जो आपका दिल करे वो कर दो, लेकिन कंडीशन एक ही है, LHS साइड भी करना है आपको और RHS साइड भी करना है, किसी एक साइड कभी नहीं करना। उसी टाइप से यहाँ अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ इस वाली कंडीशन में, देखो रहने दो से, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कर रहा हूँ ना, तो मैं खुद से कर रहा हूँ ना, तो क्वेश्चन तो ऐसा कुछ बोला नहीं कि भाई आप स्क्वायर करो क्यूब करो, कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन, आप खुद से कर रहे हो। जब खुद से करोगे तो आप दोनों साइड करोगे, बोथ साइड। देखो मैंने यहाँ पे भी स्क्वायर किया और यहाँ पे भी मैंने बोला कुछ भी करो लेकिन दोनों साइड। ठीक, ये देखो ये माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब सिंपल सा इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए तोड़ दो तो क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अब आपसे पूछा क्या है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा है ना, एक्स। तो देखो यहाँ पे आ गया ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसे अब रहने दो क्योंकि यही पूछा गया है। और आपको दे रखा है यहाँ पे एक्स वाई का आपको वैल्यू दे रखा है, एक्स इंटू वाई का दे रखा है 12। अब यहाँ पे देखो एक्स इंटू वाई है ना, तो एक्स इंटू वाई के बदले मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 12 लिख दिया। आपको दो पहले से था तो 2 इंटू 12 हो जाएगी इक्वल टू 64। अब जो पूछा उसे सिंगल अकेले रहने दो, तो पूछा तो ये दोनों साथ के साथ पूछा है ना, इन दोनों को रहने दो यहाँ पे। और इस 2 को उधर ले कर दो और 2 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा बताओ 24 होगा, माइनस 24 होगा तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 64 प्लस 24 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 88। तो ऑप्शन नंबर इसका है बी। क्या आपको समझ में आया क्वेश्चन, है ना, आ गया होगा यार, है ना, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा पूछा, बताओ LHS इज यूज्ड फॉर, क्या होता है, लोअर सरफेस एरिया, लोवेस्ट सरफेस एरिया, लेजर नहीं, ये होता है लेटरल सरफेस एरिया। अगर पूछता आपसे TSA तो क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। तो LSA आप बताओगे मुझे किसका किसका, चलो रहने दो, ये नहीं आता क्वेश्चन। तो सिंपल से याद करो LSA इज इक्वल टू क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है। अब देखो यहाँ पे बच्चे को क्या होता है ना, आपको 1 मीटर का तो आपको पता होता है, देखो आप इसे रटते हो, रटना नहीं है कभी। मैथ से अगर रटोगे तो फिर आपको ऑप्शन चेक करने में दिक्कत होगी, आंसर निकालने में दिक्कत होगा। ठीक, क्योंकि आपका MCQ का खेला है, कंसेप्ट का खेला है। आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आपका आंसर सही आएगा, कंसेप्ट में अगर दिक्कत है तो फिर दिक्कत है। इसलिए आपको क्या करना भाई, कंसेप्ट पे ध्यान दो। तो आपको 1 मीटर का तो पता नहीं है, 1 मीटर क्यूब का तो पता नहीं है, लेकिन आपको 1 मीटर का तो पता है। तो 1 मीटर कितना होता है बताओ, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। अब क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 बार लिखना। तो अब 100 सेंटी मतलब क्या, अब 100 सेंटीमीटर कितने बार होगा, तो 3 बार होगा। जैसे एक बार, एक टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स जैसे लिख लो। अब सिंपल से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 इंटू 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा, तो 100 पे 6 से जीरो है ना, जीरो वाला सिंपल होता है ना, कि सबको पहले जो जिसमें जीरो नहीं है उसको मल्टीप्लाई करो, बाकी जीरो ऐड कर दो। 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 हो गया। अब देखो 2 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ पे, मतलब टोटल 6 जीरो। और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या, देखो एक्स इंटू एक्स, ये ट्रिपल एक्स अगर करो तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। उसी तरह वाई इंटू वाई, ट्रिपल वाई करो तो क्या हो जाएगा वाई क्यूब। ए इंटू ए, तो इसका क्या होगा, ट्रिपल ए करो तो ए क्यूब। तो ये सिंपल सा है। इसी तरह सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है सेंटीमीटर क्यूब। अब तो इसमें ऑप्शन चेक करो क्या है, ये तो 100 तो होगा नहीं,
तो कितना जीरो इसमें, 2 4 2 6, तो 2 4 2 6, तो ये ऑप्शन नंबर रट्टा नहीं मारना है इसको, आपको समझ के जाना है। समझ में आ गया ना, गुड। अब सिंपल सा देखो क्वेश्चन नंबर 23, ये भी आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इस बार जो है ना 2021 में सारे के सारे कंसेप्चुअली क्वेश्चन थे, इसलिए आपको मैं कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो भी रहा होगा। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो यार कमेंट कर दिया करो कि सर है ना कंसेप्ट क्लियर हो गया आज, थोड़ा अच्छा लगता है ना, कोई दिक्कत नहीं, कर दिया करो। अब पूछा है द वैल्यू ऑफ 1 की पावर -1 की पावर 67। इसके लिए मैं आपके एक एग्जाम्पल आपके लिए मैं तरफ से लेकर आया हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो इस क्वेश्चन पे आएंगे, पहले आप कंसेप्ट सीखो। अगर मैं लिखूँ, आपको फॉर्मूला पता ही है लेकिन कंसेप्ट नहीं पता, तो अगर मैं लिखूँ a की पावर 6, 1 की पावर, देखो ये प्लस है, पहले देखो ये प्लस वाला है तो a पॉजिटिव है ना, तो 1 की पावर 64 तो 1 होता है। आप जानते हो कि किसी का भी पावर अगर 1 पे पावर कुछ भी दे दो, 1000, 1 करोड़, 1 लाख, 1 मिलियन, कुछ भी दो, 1 का पावर अगर कुछ भी होता है तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ये तो आपको पता ही होगा ना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में यूज़ किया है। अगर मैं आपका 2020 या 19 में जो क्वेश्चन आया था उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ था। तो उसी टाइप से देखो अगर मैं 1 का पावर 65 दूंगा फिर भी 1 होगा। अब इसमें ध्यान क्या देने की बात है, देखो ये आपका इवन नंबर है फिर भी आपका आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ये देखो ऑड नंबर है फिर भी आपका आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो आपका प्लस वाले में तो कोई मसला है नहीं था, हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब आते हैं माइनस वाला, है ना, अब दूसरे पहलू पे आते हैं। यहाँ पे मैंने प्लस वन, अब यहाँ पे लेते हैं -1 एंड -1। अब -1 पे 64, देखो वहाँ पे 64 था, यहाँ पे 64 है, फिर -1 पे 65, देखो दोनों को सेम लिया, बस साइन का चेंज कर दिए। तो देखो -1 पे 64 है तो इसका 1 आ जाएगा, लेकिन -1 पे 65 है तो इसका आंसर आ रहा है -1। क्यों आ रहा है, क्योंकि जब माइनस वाला वर्ड आए ना तो आपको जो पावर होता है, अगर पावर आप देखो यहाँ पे लिख दिया, अगर माइनस वाला आ जाए तो आपका जो पावर होता है, पावर अगर आपका ओड हो, है ना, पावर ओड हो तो आपका पावर किस में आएगा, माइनस में आएगा। अगर आपका पावर इवन हो तो आपका माइनस क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। अब देखो ये माइनस है, पावर क्या है आपका बताओ, पावर आपका क्या है भाई, इवन या ओड है, इवन है ना, तो आपका आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। उस टाइप से देखो माइनस या पावर क्या है आपका, ऑड है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये आपको समझ में आया, देखो इस वाले कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था। अब सिंपल से ये क्वेश्चन है कि माइनस है तो पावर देखो क्या, इवन या ऑड, आपका ये क्या है पावर बताओ, ये पावर है ऑड। जब ऑड है तो आंसर किस में आना चाहिए, देखो ऑड है तो आंसर किस में आना चाहिए, आंसर आपका आएगा नेगेटिव में आंसर आएगा। तो पॉजिटिव वाले को कट कर दो, तो सिंपल आपका क्या है, ऑप्शन नंबर -1, है ना। 64 है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो ये भी आपका एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है। तो किसी का भी पावर 0 क्या होता है, हमेशा एंड हमेशा होता है 1। तो 3 का पावर 0 क्या होगा, 1। 4 का पावर क्या होगा, 1। 5 का पावर क्या हो गया, 1। बच्चे क्या करते हैं ना, 3 लिख लेते हैं और निकल लेते हैं, नहीं, देखो पावर की पावर है, ये 3, ये इसका पावर फिर 0 दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, है ना, गलती नहीं करना यहाँ पे। फिर 1 + 1 प्लस, तो 3 का पावर 0, फिर देखो किसी का पावर 0 तो क्या होता है बताओ, हमेशा 1। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। 25 देखो क्या है, फैक्टराइज करने बोला है, प्यारा सा क्वेश्चन है बहुत। तो ये x² + xy + 8x + 8y दे रखा है, तो अब इसे फैक्टराइज करके बताना है। सिंपल सा देखो यहाँ पे क्वेश्चन का सेम टू सेम लिख दिए हैं। अब यहाँ पे क्या, इन दोनों में देखो क्या क्या कॉमन, इसमें सिंपल फैक्टराइज में कॉमन लेना होता है ना। जब इसमें आप कॉमन निकालोगे तो आप देखो इसमें x² इसमें xy, तो इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा बताओ, x कॉमन है तो x निकाल लो, तो x का स्क्वायर मतलब 2 बार x, एक x आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचा है कि x बचा है। एक्स वाई में से आपने x कॉमन ले लिया, क्या बचा, y बचा। सिंपल सा क्वेश्चन है। इन दोनों में देखो 8x + 8y, दोनों में 8 8 है तो एक 8 आप कॉमन निकाल लो। 8 में यहाँ पे क्या निकाला, कॉमन निकाल लिया, तो इसमें से 8 अगर कॉमन निकल लिया क्या बचा, x बचा और यहाँ पे y बचा। फिर ये दोनों सेम टर्म है, दोनों सेम को लिख दो, बाकी जो रिमेनिंग होता है उसको लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही रूल होता है इसका। तो x + 8 x + y, देखो आगे पीछे लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं है इससे, ऐसे आप चाहो तो x + y और x + 8 कुछ भी लिख सकते हो, घुमा फिरा के लिख सकते हो, कोई मसला नहीं होता। तो सिंपल है, इसका ऑप्शन नंबर है बी। 24 देखो क्या, ये बहुत ही कंसेप्चुअल, इस बार यार सारे के सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन जिसके कंसेप्ट क्लियर है उसी के ये क्वेश्चन बने होंगे, इसलिए आपका कंसेप्ट क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। पूछा इफ़ x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज नेगेटिव, कौन सा कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, x कोऑर्डिनेट अगर नेगेटिव हो तो वो कहाँ कहाँ पे लाई कर सकता है। आप जानते हो 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक होता है 2 एक्सिस होता है, एक होता है x एक्सिस, एक होता है y एक्सिस, ठीक। अब पूछ रहा है x आपका नेगेटिव, देखो ये वाला पॉजिटिव x एक्सिस होता है, ये वाला आपका नेगेटिव x एक्सिस होता है। उसी टाइप से ये आपका पॉजिटिव y एक्सिस होता है, ये आपका नेगेटिव y एक्सिस होता है। पूछ रहा है कि x नेगेटिव, तो इस वाले का तो कोई बात ही नहीं है। अगर x अगर पॉजिटिव, अगर x से नेगेटिव पूछ रहा था, ये इसका कोई बात ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव था। अब x से नेगेटिव इधर वाले में है ना, इस वाले कोऑर्डिनेट में, तो सिंपल सा x नेगेटिव का कुछ भी वैल्यू आएगा,
या तो वो आपका 2 में जाएगा, क्योंकि वाई के बारे में कुछ नहीं पूछा। अगर मैं देखो क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे दूँ क्या, माइनस एक्स वाई अगर लिख दूँ, और यहाँ तो लिखूँ माइनस एक्स एंड माइनस वाई, वैल्यू में नंबर कॉन्स्टेंट, इसको वेरिएबल के टर्म में बता रहा हूँ। ये बताओ माइनस एक्स वाई कहाँ पे कौन से कोऑर्डिनेट, एक्स आपका माइनस होना चाहिए और वाई आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक्स माइनस तो मतलब यहाँ पे कहीं आएगा, और वाई पॉजिटिव मतलब कि इन सेकंड कोऑर्डिनेट में कहीं आएगा। ठीक, उसी टाइप से दूसरा देखो, माइनस एक्स माइनस वाई, तो एक्स आपका माइनस होना चाहिए मतलब यहाँ पे आएगा, और वाई आपका भी वाई भी माइनस आना चाहिए मतलब कि नीचे आएगा, मतलब 2 में आएगा। सिंपल सा है। अगर आपको कभी भी पूछे किसी पे आपका वाई नेगेटिव है तो कौन से कोऑर्डिनेट में आ सकता है, क्वाड्रेंट में आ सकता है। तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में आ सकता है बताओ, सेकेंड एंड थर्ड। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता कि एक्स अगर पॉजिटिव है तो किस में आता है बताओ। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे लिख दूँ, अगर पूछता पॉजिटिव वाला, अगर आपका क्या पूछा, अगर एक्स पॉजिटिव है तो किस में आता बताओ, 1 एंड 4 में आता। अगर यहाँ पे पूछता आपसे कि आपको वाई पॉजिटिव है तो 1 एंड 2 में आता। अगर पूछता यहाँ पे आपसे वाई नेगेटिव है तो किस में आता बताओ, 4th एंड 3rd में आता। ये आप लिख लेना, मैंने बता दिया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या है, सिंपल सा ऐसे इक्वेशन है, इसे सॉल्व करो। ये आपको मैंने यहाँ पे सिंपल सा इक्वेशन लिख दिया है। इन तीन नीचे वाले को क्या ले लो, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आ जाएगा 462 आ जाएगा। ये सब एलसीएम लेकर आप इसे सॉल्व करो तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ, 125/। इसमें कुछ बताने का है नहीं, बच्चे वाले क्वेश्चन है ये। 25 देखो क्या है, ये थोड़ा ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कंसेप्ट इसका क्या है पूछो, देखो खाली डैश डैश इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स। पूछ रहा है कि 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को कौन सा लाइन सेगमेंट आपस में क्या करता है बताओ, ज्वाइन करता है ना, कनेक्ट करता है, बोले तो ज्वाइन करता है। नॉन कंजिक्यूटिव हम जानते हैं, कंजिक्यूटिव अभी इससे पहले क्वेश्चन किए थे 11 वाला, तो उसमें क्या था, कंजिक्यूटिव ऑफ 11 मल्टीप्लाई ऑफ कंजिक्यूटिव 11। तो मैंने आपको बताया था कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। और यहाँ पर नॉन कंजिक्यूटिव पूछा मतलब जो लगातार नहीं है, मतलब कि देखो एक वर्टेक्स से ये है, एक वर्टेक्स से ये है, दूसरा वर्टेक्स से ये है, तो ये दोनों देखो ए एंड बी, ये दोनों आपस में क्या है बताओ, ए एंड बी, ये दोनों आपस में कंजिक्यूटिव वर्टेक्स है ना, ये कंजिक्यूटिव है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं सी लिख दूँ तो बी सी आपस में क्या बताओ, नॉन कंजिक्यूटिव है, नॉन कंजिक्यूटिव वर्टेक्स है। पूछा है ये दोनों नॉन कंजिक्यूटिव को आपस में जो लाइन ज्वाइन करता है, जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है, वो उसको क्या बोलते हैं, तो इनको क्या बोलते हो बताओ, ये डायगोनल कहलाता है। अगर आपसे पूछता कि बताओ, यहाँ पे आप नॉन नहीं देता तो क्वेश्चन में बता रहा हूँ कैसा क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप समझ लो इसे। अगर पूछता यहाँ पे कि खाली जगह इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू कंजिक्यूटिव वर्टेक्स, नॉन को अगर हटा देता तो देखो कंजिक्यूटिव ये दोनों है ए एंड बी, तो इन दोनों को क्या ज्वाइन करा बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, साइड ज्वाइन कर रहा था। इसका आंसर क्या होता है, साइड होता है। लेकिन आपसे पूछा गया है नॉन कंजिक्यूटिव, तो आपका क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। समझ में आ गया क्या। 29 देखो यार, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। गिव द नंबर ऑफ टाइम्स दैट इज पार्टिकुलर एंट्री अकर, तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। क्या बताऊँ, इसमें कुछ है नहीं बताने वाला। क्वेश्चन नंबर 30 में बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। मैं तो आपको कहता हूँ यार, क्यूब रूट स्क्वायर रूट आप याद कर लो, है ना, मैं बार बार बोलता हूँ। अगर आपको नहीं याद है देखो, इस पूछा है सिंपल सा, इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो आप पूछा बताओ 1296 का स्क्वायर रूट क्या है। तो अब यहाँ पे मैंने कौन सा मेथड लगाया बताओ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाए हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ, तब इससे सबसे पहले क्या करोगे, देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा। इससे अब जब प्राइम फैक्टराइजेशन आता ही होगा ना, आपको नहीं आता क्या, चलो मैं करके बता दूँ, चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ साइड में। तो बहुत बच्चे को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होते हैं। तो देखो इसको जब प्राइम फैक्टराइज करोगे, सबसे पहला देखते हैं कि 2 से डिवाइड होता है, 2 से आपका वो टर्म डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड होगा, तब 2 से पहले डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 2 से फैक्टराइज करो तो 2 6 जा कितना हो जाएगा 12, 2 3 जा 9 और 2 2 जा 6। ठीक है, फिर देखो लास्ट में 2 है, मतलब फिर से इसे 2 से लग जाएगा, तो फिर 2 लिखो, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो यहाँ 2 एक इसमें चलेगा, कितना होगा 6, 12 हो जाएगा, तो 2 6 जा कितना हो जाएगा बताओ। तो गलत हो गया थोड़ा सा, कहाँ पे गलत किया, एक मिनट भाई, अच्छा सॉरी। तो या तो 2 से 12 क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 1 इसमें अगर 2 कितना 2 8 जा 16। फिर देखो लास्ट में 8 है, तो मतलब आप किससे 2 से आपका ये होगा फैक्टराइज होगा, तो आप 2 से करो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर देखो लास्ट में 4 है, तो फिर आपका 2 से फैक्टराइज करो, 2 लिखो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा क्या होगा 2 2 जा 4।
फिर देखो लास्ट में 2 तो फिर आपका 2 से फैक्टराइज करो, तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब देखो लास्ट में 2 2 4 6 8 0 हो अगर, तो आप उसे आंख बंद करके 2 से फैक्टराइज कर देना, आपका वो हो जाता है। लेकिन अगर ये टर्म नहीं हो तो फिर आप 3 से चेक करो। 3 से का क्या होता है चेक करने का तरीका, कि आप डिजिट को ऐड करके देखो कि वो डिजिट 3 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब देखो क्या है 81 है, 81 को डिजिट को ऐड करो तो 8 + 1 है ना, 8 + 1 क्या होता है बताओ 9 होता है। अब बताओ 9 आपका किसके 3 के टेबल में आ रहा है ना, तो हाँ अगर 3 के टेबल में आ रहा है तो मतलब ये जो 81 है मेरा ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा, सिंपल सा। अब 3 लिखो यहाँ पे, तो 3 2 जा 6, तो 2 बचा तो 3 7 जा 21। फिर देखो 7 2 9, 9 फिर 3 के टेबल में आ रहा है, फिर मतलब ये 3 से मेरा होगा, तो कितना 3 9 जा 27, बाकी 9 तो 3 तो 9 तो आता है 3 के टेबल में, 3 3 जा 9। अब सिंपल से यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब आपसे स्क्वायर पूछा तो स्क्वायर जब भी पूछता था हम 2 2 का पेयर लगाते हैं। अगर आपसे क्यूब रूट पूछता आप 3 3 का पेयर लगाते हो, तो यहाँ पे 2 2 का पेयर लगा दो, 2 का पेयर 2 का पेयर 2 का पेयर, इन दोनों में से एक को यहाँ पे लिख दो, इन दोनों में से एक को लिखो, फिर इन दोनों में से एक को लिखो, इन दोनों में से फिर एक को लिखो, फिर आपस के इसमें क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। ऑप्शन नंबर है बी। क्या आपको ये समझ में आया कि कब आपको 2 से फैक्टराइज करना है, कब 3 से करना है, क्या कब 4 से, ये सारे के सारे रूल होते हैं ना, अब तो समझ में आ गया होगा। तो भाई 2021 का मैंने आपको PYQ पूरा करवा दिया है। तो आप देखो अगर चैनल फर्स्ट टाइम आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करो यार, है ना। अब देखो चले आना प्ले लिस्ट में जाना, आपको मिलेगा चैम्पियन गाइड। चैम्पियन गाइड बहुत ही बेहतरीन गाइड है, आप उससे एक बार पढ़ लेना, और मेरी गारंटी है कि आपको इससे एक भी क्वेश्चन आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। और मैं सिर्फ वहाँ पे गाइड ही नहीं है, साथ के साथ वहाँ पे मैं 15 क्वेश्चन करवाता हूँ, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, आ सकते हैं, तो ठीक है। तो वो आपके क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे। और इस ज़्यादा मिनट नहीं, एक चैप्टर को यहाँ पे कितना मिनट देता हूँ बताओ, 20 से 30 मिनट के बीच में आपका एक चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। साथ के साथ 10 से 15 क्वेश्चन भी होते हैं उसमें, ठीक है। इसे आप ज़रूर देखना, प्ले लिस्ट में चले जाओ, वहाँ पे बहुत से लेक्चर अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी। तो जो बचे हुए हैं 2 से 3 दिन के अंदर मैं सारा का सारा लेक्चर अपलोड कर दूँगा। और उसी टाइप से मैथ्स का पता है, मैथ्स का सीरीज चल रहा है। अब मैं आपको मैथ्स का 2016 से करवा रहा हूँ, आज मैं आपको 2021 का है, तो आपको यहाँ तक हो गया कवर। तो 3 साल का बचा है, कल तक वो भी आपका आ जाएगा। इसी तरह से मैंने आपको PYQ करवाया साइंस का मैंने कहाँ से कहाँ तक करवाया बताओ, 2016 से लेकर 2024 तक का करवा रखा पूरा A to Z। और आपने नहीं देखा है तो यार वो भी देखो, क्योंकि PYQ रिपीट होते हैं। और मैं वहाँ पे आपको पता है मैं सिर्फ PYQ नहीं करवाता, चलो अगर मुझे करवाना होता है ना सिर्फ PYQ का मतलब ऐसा भी होता है कि आते हैं टिक लगा लिया आंसर में बता दी, नहीं मैं आंसर नहीं बताता हूँ, आपको पता है मैं बताता हूँ क्यों है ये आंसर। और जो आंसर गलत होता है तो वही बताता हूँ, आंसर आपका गलत दे रखा है मॉड्यूल में तो सही ये होगा, आपको पता है ये सारी चीज़ें। तो उसी टाइप से देखो एक मास्टरिंग एंजाइटी मैंने करी था, सबसे बेहतरीन सीरीज़ है। अभी तो अगर आप AMU का तैयारी कर रहे हो या GMA का तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट सीरीज़ है ये। इसके अंदर मैंने हर चैप्टर में 50 से 60 क्वेश्चन करवाया है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवा रखा है। तो अगर आपने चैनल नहीं ये मतलब सीरीज़ नहीं देखा है तो वो सीरीज़ ज़रूर देख लेना। अगर आप मुझे चाहते हो फॉलो करना तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, ये ID है मेरा, सब स्क्रीन करा इंस्टाग्राम में ID पर पहुँच जाएंगे। चलिए आपको वीडियो कैसा लगता हो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। तो अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम आए हो यहाँ पे आप इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, और अपने दोस्तों से शेयर और लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा कमेंट करके बताओ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे बताओ, 2022 का PYQ कर रहे होंगे, और आपको मैं 2023 और 24 ये सब कल तक आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। बिंदास का पढ़ाई करो। अब अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए मैथ्स का 1 शॉट लूँ, साइंस का 1 शॉट लूँ, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि सर आप 1 शॉट लीजिए, ताकि मैं आपके लिए 1 शॉट लेकर आऊँ, ठीक है भाई। ठीक है, मिलते हैं फिर कल।